Students, welcome to our channel Crazy Biology Wala. Today we will start our new chapter Excretive Product and their elimination. Chapter 19 from your biology book of class 11th. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में से जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करना। उसके बाद बात आ जाती है उसमें रेगुलेशन की। उसमें रेगुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो आयनिक कंटेंट और वाटर हैं उनको मेंटेन करवाना। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मेन मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स होते हैं ना, वो हमारे मेटाबॉलिज्म के वक्त CO2 और वाटर को फॉर्म करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को फॉर्म करते हैं। अब ह्यूमन के अंदर जो हमारे वो मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं वो हमें बाहर भी तो निकालने हैं। अब सबसे पहले हम CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 तो आप सभी को पता होगा कि जो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं उसके वक्त एक्सहेल्ड हो जाता है, लेकिन CO2 एक और फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसे हम यूरिया कहते हैं, या HCO3 भी आप मान सकते हैं कि वो HCO3 में भी चेंज होता है। अब हम बात कर लेते हैं H2O की। H2O हमारे यूरिन के फॉर्म में या स्वेट की फॉर्म में, गर्मियों में देखा होगा आपने हमारा बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, या हमारे जो लंग्स होते हैं वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके CO2 में बहुत सारे मॉइस्चर के फॉर्म में आपका। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट है उनके टाइप्स की। सबसे पहले अमोनिया है। अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। इसको हम कभी भी ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। पानी में हाईली सोल्यूबल होता है, और जो अमोनिया होता है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ताकि हम उसको बॉडी से बाहर निकाल सकें। ये इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन होती है कि ये जो इंसेक्ट्स होंगे उनमें नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, और ये बोनी फिशेस जो होती हैं वो एमोनिया को रिलीज़ करती हैं। एमोनिया का एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये इसकी जो फॉर्मेशन की साइट होगी वही इसकी रिलीजिंग की साइट होगी। अब जो दूसरा टाइप आ जाता है वो आ जाता है यूरिया। ये एक टॉक्सिक तो ये भी होता है, लेकिन जो अमोनिया होता है उससे कम टॉक्सिक होता है। ये ब्लड से आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसको मॉडरेट अमाउंट चाहिए होगी वाटर की ताकि हम इसको बॉडी से रिलीज़ कर सकें। हाँ, और एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज़ करेंगे उसे एमोनोटेलिक कहेंगे, और जो यूरिया रिलीज़ करेंगे उसे यूरियोटेलिक कहेंगे। और वहीं अगर हम एनर्जी के फॉर्म में बात करें तो जो यूरियोटेलिज्म होता है वो ज़्यादा कॉस्टलियर होता है मोनोटेलिज्म से। अब हम यूरिया जो सीक्रेट करते हैं उसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें कार्टिलेजनस फिशेज आ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना कि तुम इस बात में उलझ सकते हो। जो बोनी फिशेज होंगी वो एमोनिया रिलीज़ करेंगी, जबकि जो कार्टिलेजनस फिशेज होंगी वो हमारा यूरिया रिलीज़ करेंगी। और जो एम्फीबियंस होते हैं वो लार्वा स्टेज में जब होते हैं वो भी यूरिया रिलीज़ करते हैं। और जैसे हम ह्यूमंस हो गए तो हम भी यूरिया रिलीज़ करते हैं। तो अब हम लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइप हमारा है यूरिक एसिड। ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, और इसको सबसे कम अमाउंट मतलब लिटल अमाउंट चाहिए होता है वाटर का सिक्रेट होने के लिए। और जो ये सिक्रेट होता है ये सेमी सॉलिड या फिर पेस्ट की फॉर्म में सिक्रेट होता है। जो हमारे बर्ड होते हैं वो इसे सिक्रेट करते हैं। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो हमारे यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। अब जो ये इंसेक्ट्स हैं ना, ये एम्फीबियंस में वो सॉरी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ये अमोनिया रिलीज़ नहीं करते, ये यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना, वरना पेपर में दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लो, फिर नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। राइटिंग के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और आपको एक और ट्रिक बताता हूँ याद करने की। यूरिक एसिड वही रिलीज करेंगे जो एग ले होंगे, तो हम कह सकते हैं जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स होंगे वो हमेशा एग ले करेंगे। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट है गोट डिसीज़ है ये एक। ये जब होती है जब हमारा जो यूरिक एसिड होता है ना उसके हमारे जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं। मैं आपको ये बात में भी बता देता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे काम आएगा।
इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोन्स की। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं, या फिर ऐसा रहने दो, हम एक दूसरे तरीके से इनको याद करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स की। जो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स होते हैं ना, वो हमेशा प्लेटीहेल्मिन्थस में मिलते हैं, जिसे हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, या फिर हम प्लेन एरिया में कह सकते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थस उस प्लेन एरिया में मिलते हैं। तो इसकी ट्रिक है, पी से प्रोटोनेफ्रिडिया, पी से प्लेटीहेल्मिन्थस एंड पी से प्लेन एरिया। होप आपको याद रहेगा। और उसके बाद आता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो हमारा होता है वो अर्थवॉर्म और एनालिड्स में मिलता है। किस में मिलता है? अर्थवॉर्म और एनालिड्स में। और जो हमारी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो इंसेक्ट्स में मिलती है। इंसेक्ट्स में हमें इंक्लूड भी करना है को, हमारा कैस्ट भी होगा इंसेक्ट्स में, जैसे हम कॉकरोच कहेंगे। जो कॉकरोच होता है उसके अंदर भी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। इसको हमारी एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है। तो जो ग्रीन ग्लैंड होता है ना, ये हमारा क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स उनमें एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा जाएगा। आप साथ के साथ पढ़ते जाओ और मेरी बातों को सुनते जाओ। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर देने जा रहे हो तो आपकी फर्स्ट रैंक पक्का है। बस मुझे ध्यान से सुनते रहो। अब हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू हो जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो 4 पार्ट्स कंटेन करता है, जिसमें 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा होता है। तो हम अभी इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो आप सबसे पहले ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर हम आगे चलते हैं। खींच लिया? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ डायग्राम होगा जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम होगा ये। अब मैं 2 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इन 2 पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। सबसे पहले बात आती है पेप्टिक वेन की, जो हमारे यूरिया को ट्रांसपोर्ट करती है लीवर से वीना कहा तक। और हमारी यही वेन होती है जिसके पास हाईएस्ट अमाउंट में यूरिया मिलता है। और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी रीनल वेन, इसके पास सबसे कम अमाउंट में यूरिया मिलता है। तो प्लीज़ इन दोनों पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। अब हम किडनी की जो लोकेशन होती है उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारी किडनी होती है वो हमारे 3rd नंबर में और लास्ट थोरेसिक में, याद रखना 3rd नंबर लास्ट थोरेसिक में प्रेजेंट होती है। और जो हमारी किडनी होती है ना वो डोर्सल साइड में, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके डोर्सल साइड जो होती है ना उस पर प्रेजेंट होती है। अब जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी किडनी जो होती है वो बैक साइड में प्रेजेंट होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारे साइड में प्रेजेंट होती है। अब हम किडनी की जो डायमेंशन होती है उसकी बात कर लेते हैं। हमारी जो किडनी होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर इन विड्थ होती है, और उसकी जो हाइट होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अब जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है जिस पे मैंने हाइलम लिख रखा है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं एक्सेट्रा, वो इस हमारी किडनी के अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये एंट्री है एक तरह की। और जो हमारी किडनी का वेट होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है। और जो हमारी किडनी होती है वो बीन शेप की होती है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है। हमारी एनसीईआरटी में किडनी के बारे में इतना ही बताया गया है। अगर आपको और ज़्यादा वो करना है तो आप ये पॉइंट और याद रख लेना कि जो हमारी किडनी होती है, जो किडनी की यूरेथ्रा होती है उसकी लेंथ मेंस के अंदर ज़्यादा होती है और फीमेल्स के अंदर, मतलब मेंस के कंपेरेटिवली में कम होती है। और जो हमारी किडनी होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है। अब रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है? हमारी जो बॉडी कैविटी होती है वो तो आपको पता है कि सिलोमेट होती है, और उसके ऊपर है ना एक एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम पैरिटल पेरिटोनियम कहते हैं। अब जो ये एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है हमारी किडनी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो
इसके पीछे प्रेजेंट होती है, तो पीछे का मतलब हो गया रेट्रो, और इसका लेयर का नाम है पेरिटल पेरिटोनियम। तो हम इसे कह सकते हैं ना रेट्रो पेरिटोनियल। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लो मैंने लिख भी दिया है, किडनी इज प्रेजेंट बिहाइंड दी पेरिटल पेरिटोनियम, सो इट इज़ नोन एज रेट्रो पेरिटोनियल। अब हम इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे किडनी की, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो स्टूडेंट चलो आगे चलते हैं। अब जो हमारी किडनी होती है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। ये तो आपको पता है कि किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारा। ये हम ग्लैंड वाले टॉपिक में बाद में पढ़ेंगे। अब जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कोर्टेक्स कहते हैं, और जो नीचे पिरामिड बने हुए हैं इन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड। अब हम इनको बोलते तो मेडुलरी पिरामिड है, लेकिन इस पूरे का नाम जो ये वाला रीजन है, इस पूरे का नाम होता है हमारा मेडुला। होप है आपको समझ में आ रहा है। और जो हमारी जो एक किडनी की लेयर है, इसके ऊपर फैट कॉर्पस्कल प्रेजेंट होते हैं, यानी फैट की लेयर प्रेजेंट होती है जो हमारी इस किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या बताया मैंने? जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर फैट की लेयर प्रेजेंट होती है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोर्टेक्स की और मेडुला। और जो अब हमारे मेडुला है इसके अंदर मेडुलरी पिरामिड बने हुए हैं, तो इनके अंदर आपको ये बीच में शेप तो जरूर, स्पेस तो ज़रूर दिख रहा होगा। इस स्पेस को अब क्या कहते हैं? इस स्पेस को कहते हैं हम कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, इस स्पेस को हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। होप आपको याद रहेगा। राइटिंग के लिए मैं आपसे बार बार सॉरी मांग रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है और कुछ आज मेरा स्टैंड ख़राब है, इसलिए मुझे हाथ में फ़ोन लेकर वीडियो बनानी पड़ रही है। रियली सॉरी। अब जो हमारे ये मेडुला है ये हमारे डिवाइड हो चुकी हैं, तो इनके ऊपर ना कैलिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं। मेजर कैलिक्स जो होता है ना वो फॉर्म होता है माइनर कैलिक्स के ज्वाइन होने की वजह से फॉर्म होता है। चिंता मत करो, मैं इसको आपके फेयर नोट्स अभी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट खींच लेना। तो हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर लगभग 3 से 4 मेजर कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे मेजर कैलिक्स होते हैं ना, जो हमारे मेजर कैलिक्स होंगे वो फॉर्म करेंगे हमारी रीनल पेल्विस को, और जो फिर रीनल पेल्विस होएगी वो हमारे यूरेटर को फॉर्म कर देगी। पढ़ा था ना हमने, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो वही यूरेटर जो होते हैं उसको रीनल पेल्विस फॉर्म करेगी। ओके, लो अब जिसको भी स्क्रीनशॉट खींचना है जल्दी से फेयर नोट्स का स्क्रीनशॉट खींच लो। फिर अब हम किडनी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर लेते हैं। उसमें एक तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारी किडनी होती है वो हमारे ब्लड में से यूरिया या फिर क्रिएटिनाइन को रिमूव करवा देती है। और जो हमारी किडनी होती है ना, जैसे हमारे ब्लड के अंदर ड्रग्स आ जाते हैं, ड्रग्स जो हम दवाइयाँ लेते हैं उसके भी रिमूवल को हेल्प करती है। अब जो किडनी होती है वो हमारे कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस को भी रेगुलेट कराती है, जैसे आयनिक कंसंट्रेशन हो गया ब्लड के अंदर, उसको भी रेगुलेट किडनी कराएगी। वाटर का कंसंट्रेशन भी किडनी रेगुलेट कराती है। वो हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे पीसीटी में टीसीटी में हमारी जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है। और जो हमारी किडनी होती है वो हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट कराती है जो कि 7.4 होता है, याद रखना। अब जो हमारी जो एंडोक्राइन एक्टिविटी होती है, जो हमारे एंडोक्राइन एक्टिविटी उनमें भी किडनी हेल्प करती है। हमारी जो किडनी होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नेम है इरेथ्रोपायरोटीन। क्या नाम है? इरेथ्रोपायरोटीन, याद रखना। ये जो हमारा होता है ये हमारे जो आरबीसी की प्रोडक्शन होता है ना उसको इंक्रीज़ करता है। जितनी भी हमारी आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होएगी वो हमारी किडनी की हेल्प से होएगी। अगर हमारी किडनी हमारी एंडोक्राइन एक्टिविटी करना छोड़ दे तो हमारी जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं। नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की,
कम से कम लगभग ये लगा लो आप 1 मिलियन नेफ्रॉन जो होते हैं वो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वो एपिथेलियल सेल्स की एक ट्यूब होती है। किसकी ट्यूब होती है, याद रखना, एपिथेलियल सेल्स की हमारी ये ट्यूब होती है। ओके। अब किसी को नोट्स का स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। फिर अब हम आगे चलेंगे। खींच लिया तो चलें स्टूडेंट्स। अब हम नेफ्रॉन्स के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। नेफ्रॉन हमारा मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स, बोमेन्स कैप्सूल। तो ये हमारा डायग्राम है। तो ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है। चलो अब इसको हम रफली समझा देते हैं आपको, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। सबसे पहले ये है हमारा बोमेन कैप्सूल। जो हमारा बोमेन कैप्सूल है ना, ये बात याद रखना है, हमेशा बाइलेयर्ड या हम कह सकते हैं डबल लेयर से फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा डबल लेयर्ड होता है, ज़्यादा डिटेल। तो हमारा जो बोमेन कैप्सूल होता है वो डबल लेयर्ड होता है और ये हमेशा स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं, लेकिन जो पीसीटी है वो हमारी जो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल से बनी हुई होती है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी पीसीटी की। ठीक है, जो हमारी पीसीटी होती है वो आपको पता ही होगा कि यहाँ से हमारी ऐसे लूप बने हुए होते हैं। जो फर्स्ट लूप होता है उसे हम पीसीटी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे एक लूप बना हुआ होता है, उस लूप को कहते हैं हम लूप ऑफ हेनले। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशंस मतलब बाहर वो प्रेजेंट होते हैं 300 से 1200 तक। तो उसमें नीचे आता है तो कैसे वाटर मतलब लूज होता है, मतलब वो बताऊंगा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या कुछ होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम डीसीटी की। ये आ गई हमारी डीसीटी, कुछ ज़्यादा ही साफ साफ बना दिया मैंने। तो ये हमारी आ गई डीसीटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारा हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं। जो हमारी डीसीटी होती है ना, ये हमारी बनी होती है सिंपल क्यूबॉइडल सेल से। ठीक है, इस बात को याद रखना, सिंपल क्यूबॉइडल सेल से। जो हमारी पीसीटी होती है वो हमारी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है और ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है। ठीक है, अब आपको हम फिर नोटबुक दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। तो लो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट खींच लो, 1 मिनट रुक जाओ। लो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। और ये जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ नेफ्रॉन पीसीटी डीसीटी बोमेन कैप्सूल लाइन कोर्टेक्स बट लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन मेडुला, ये पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये मैंने क्या लिख रखा है, क्या है क्या नहीं है। ये नेफ्रॉन होता है ना, ये नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन के ऊपर ऐसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पूरे नेफ्रॉन पे प्रेजेंट होती है। जो हमारी ये है ना लूप ऑफ हेनले, एक इसके बिल्कुल पैरेलल चलती है, उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। उसको हम बोल सकते हैं क्या? वासा रेक्टा। ठीक है, उसका नाम होता है हमारा वासा रेक्टा। याद रखना, वो हमेशा लूप ऑफ जो हेनले है ना उसकी हमेशा पैरेलल में चलती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर ले कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसकी किडनी के ऊपर क्या पोजीशन होती है। तो जो हमारे नेफ्रॉन होता है वो आप देख सकते हो, जो हमारी जो मेडुलरी पिरामिड और जो कोर्टेक्स उस पर प्रेजेंट होता है। जो हमारे ये हमारे मेडुलरी पिरामिड थे ना, देखो ये हमारा नेफ्रॉन रहा, दिख रहा होगा आपको, ये हमारी मेडुलरी पिरामिड थी, ये हमारा नेफ्रॉन रहा। ठीक है,
अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेफ्रॉन होता है पैराट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ कैसा दिखता है। तो जो ये हमारी एफरेंट होती है ना, एफरेंट होती है, ये हमारी स्लाइटली मोटी होती है। जो ईफ्रेंट आती है, जो हमारी एफरेंट होएगी ना, वो तो हमारी बॉडी से आएगी। एफरेंट आने वाली, आ दोनों में ए है, ठीक है। और जो ईफ्रेंट होती है वो हमारी वापिस प्योर ब्लड को लेके जाती है। और ये हमारा वुमेन कैप्सूल रहा, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बताया था वासा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है, जो हमारी लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलती है, ठीक है। ये हमने बना रखी है, ये हमारी वासा रेक्टा, ठीक है। जो मैं कह रहा था ना वो पीछे पॉइंट बताऊंगा, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट अब हम समझने जा रहे हैं। जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और एक जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, उसका जो ये लूप ऑफ हेनले होता है, चलो ये जो हमारे ये हो गया, ये हमारा नेफ्रॉन हो गया, ये ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने बताया था ना मेडुला के मेडुलरी पिरामिड के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है ना, ये वो पार्ट होता है जो मेडुलरी पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि पूरा नेफ्रॉन होगा ना, वो तो बाहर होगा, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले होगा और हमारा मेडुला में प्रेजेंट होगा। और बाकी सारे जो पीसीटी हैं, बोमन कैप्सूल है, डीसीटी है, वो हमारे कोटेक्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये बात कभी भी मत भूलना, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जो हमारे नेफ्रॉन डिवाइड हुए हैं वो इसी के बेसिस पे डिवाइड हुए हैं कि हमारा उसका कितना पार्ट मेडुला के अंदर है और कितना बाहर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका जो लूप ऑफ हेनले है ना, वो मेडुला के अंदर बिल्कुल स्लाइटली सा डिप होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो लूप ऑफ हेनले होगा उसका बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अब जुक्स्टा मेडुलरी की बात कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स है, अगर 2 ही है तो ये उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका जो लूप ऑफ हेनले हो ज़्यादा उसके अंदर डिप होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, नेफ्रॉन जितने भी नेफ्रॉन है ना, उनमें से 85% जो नेफ्रॉन्स है वो हमारे कॉर्टिकल्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और अगर आप पेपर दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपकी रैंक नहीं आ रही, तो आप मेरे चैनल को बेशक अनसब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।